नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। उत्तर प्रदेश में सियासत की लड़ाई चरम पर है क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। सभी की अपनी अपनी दावेदारियां हैं और इसी में बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच नोटबंदी ने तमाम समीकरणों को बदल कर रख दिया है। नोटबंदी के बाद क्या बीजेपी फायदे में है या नुकसान में है, यह आकलन चल रहा है। खुद बीजेपी क्या सोचती है। एक ऐसे दिग्गज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रहे, जिसके बारे में कहा भी जाता है वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो वो भी दौर देखा उन्होंने। लेकिन कांग्रेस का वो जमाना था, अब बीजेपी में भी हैं, सांसद भी हैं, आज की रणनीति में बीजेपी के साथ है। क्या सोचते हैं वो? क्या इस पूरे समीकरण के बदलाव के बीच में बीजेपी खुद को कहां पा रही है? किन मुद्दों, किन मसलों के साथ जनता के बीच में उतरने की तैयारी है? आइए आपको मिलवाते हैं उसी धुरंधर राजनेता से, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बहुत डे बहुत पर। अजय जी, धन्यवाद आपका। पाल साहब, नोटबंदी के बाद अब क्या दिख रहा है बीजेपी को? बेहतर स्थिति में या नुकसान में? देखिए, नोटबंदी का फैसला जो हुआ उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? लगातार कांग्रेस यूपी की सरकार में चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे बाबा रामदेव हो, या देश की जनता जिस तरह से रामलीला मैदान में खड़ी थी, काले धन के खिलाफ, फेक करेंसी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भारत के सामने सुरसा की तरह से तीन ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भारत के सामने खड़ी थी जिससे हर व्यक्ति परेशान था, जनता परेशान थी। आज इस जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उससे जो फैसले से आपने देखा एक दिन में सारे देश से फेक करेंसी ऑब्सोलीट हो गई। जम्मू कश्मीर में जो रोज़ पत्थरबाजी हो रही थी, आखिर उस फंडिंग से ही हो रही थी, सीमा पार से या फेक करेंसी से, या स्कूल जलाए जा रहे थे। आज देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की घटनाओं में कमी नहीं आई, बल्कि ना के बराबर हो गया है। पूरे देश में जिस तरीके से ब्लैक मनी की एक समस्या थी, आपने देखा कि इस फैसले का स्वागत कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश की आम जनता किया है। ये स्वागत कर रही है या नाराजगी भी है? लेकिन नाराजगी कहीं नहीं, नाराजगी होती तो परिलक्षित होती। आपने कहीं कोई बयान देखा? नोटबंदी के जरिए दरअसल रणनीति ये है कि आम जनता, जो देश के गरीब हैं, जो आम जनता है, उसको अपने पाले में करना। नहीं, बीजेपी का इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक नज़रिया नहीं है और न किसी को अपने पाले में करने की जरूरत है। बीजेपी की, अगर मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है, तो प्रधानमंत्री ने फैसला इसलिए लिया है कि देश में ट्रांसपेरेंसी आए, देश में कैशलेस सोसाइटी हो। इस देश में गरीबों के नाम पर राजनीति लंबे समय से होती रही है। आप तो जानते हैं, वो राजनीति आपने भी की है लंबे दौर तक कांग्रेस में रहते हुए। उसी गरीब को अपने पाले में क्यों न माना जाए कि करने के लिए यूपी चुनाव से पहले ये सारा जो अभियान चला है नोटबंदी का, बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि वो गरीब जो अब सोच रहे थे कि जिनके पास पैसे बक्सों में बंद थे, तिजोरियों में बंद थे, जो आपने कहा, वो अब बैंक में पहुंच गए और उससे गरीबों का भला होगा, तो वो गरीब आपके पक्ष में आ जाएंगे। नहीं, जो आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस दिन भारत की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर नेता चुना था प्रधानमंत्री के लिए, उस दिन उन्होंने अपने पहले भाषण में उस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार जिसको चलाने का मौका मुझे मिला है, मैं अपनी इस सरकार को देश के गरीबों के प्रति समर्पित करता हूं। तो मुझे लगता है डे वन से मोदी जी की सरकार का दृष्टिकोण, जो समाज के सुदूर अंचल में बैठा हुआ किसी झोपड़ी में, और वो विकास की बाट जो हो रहा है, रोजगार की बाट जो हो रहा है, अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए, तीमारदारी के लिए वो पैसे के लिए तरस रहा है, या अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए रोजगार के, तो वो उस दिशा में आपने देखा नहीं कि 2014 से जिस दिन से सरकार बनी काम शुरू हो गया। तो इस देश में तो ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में तो बहुत लंबे दौर से देखा है लोगों ने उस राजनीति को भी कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस नोटबंदी से वो गरीब आदमी, वो आम आदमी
क्या आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा? बार बार आप इतने बड़े फैसले को, जो देश के शायद इतिहास में एक देश की अर्थव्यवस्था में, देश की भविष्य की तकदीर और तस्वीर बदलने में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा, समय के साथ इस फैसले का मूल्यांकन होगा। मैं इसके राजनीतिक पहलू को समझना चाह रहा हूँ। आप इसके राजनीतिक पहलू जाते हैं। एक मोदी जी ने साफ कहा कि जो पैसा इससे आएगा, चाहे रेवेन्यू से आए, चाहे टैक्स से आए, चाहे जिस तरीके से कल उन्होंने कहा 2000 करोड़ का मतलब अघोषित आय मिला है, तो ये जो लगातार मिलता जा रहा है, तो ये पैसा एक तरह से देश के उन गरीबों के भविष्य को संवारने के लिए ही खर्च करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, 8 लाख करोड़ का घोटाला है। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी को तो रोज़ एक बयान ऐसा देना है कि जिससे कि वो टेलीविज़न के टीआरपी में बने रहें, क्योंकि आज दिल्ली की सरकार उनको मौका मिला है। आज दिल्ली में जिस तरीके से आज लोगों को परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मोह भंग हो गया केजरीवाल जी से कि आज दिल्ली का वो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ करके पंजाब की तरफ रुख कर लिया उन्होंने। यूपी भी जा रहे हैं। हाँ, यूपी भी जा रहे हैं। यूपी कहाँ जा रहे हैं? बनारस में भी रैली की है उन्होंने। बनारस अगर चुनाव लड़े थे तो 2.5 साल बाद याद आई उनको। तो फिर इतनी बेचैनी अरविंद केजरीवाल को या ममता बनर्जी को क्यों है कि दोनों यूपी में आ करके सभाएं कर रहे हैं? अब ये सवाल तो ममता जी से पूछ सकते हैं कि ममता जी को बेचैनी हो गई, यहाँ तक कि मायावती जी को बेचैनी हो गई, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस फैसले के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि आप किससे मूल्यांकन करेंगे? आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। परिवर्तन यात्राओं में अभी लगातार मैं सुल्तानपुर था, अमेठी था, उसके पहले आजमगढ़ था, इस सैटरडे संडे को सिद्धार्थनगर था, बलरामपुर था, और जिस तरह का उत्साह मिल रहा इस परिवर्तन यात्रा में, हर विधानसभाओं में बड़ी सभा भाजपा कर रही है, रास्ते में जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, अगर आम जनता इसके फैसले के पक्ष में नहीं होती तो उन परिवर्तन यात्राओं में लोग विरोध करते कि नहीं करते? कांग्रेस पार्टी ने तो इसको आर्थिक आपातकाल पूछा है संसद में, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। सैलरी नहीं मिल रही लोगों को, ये क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी है क्या? साफ कह दिया। आखिर कैसे फाइनेंशियल उनको इमरजेंसी नज़र आ रही? आपका पैसा, एक एक पैसा सुरक्षित है। आज करेंसी छपता जा रहा है, एक के बाद एक आपने देखा फैसले होते गए जहाँ कोई कठिनाई हुई। लेकिन आज भी पाल साहब, आप जानते हैं, आप तो जहाँ से आते हैं, जहाँ की राजनीति करते हैं, जो आपकी कर्मभूमि है, वहाँ की जो आबादी है, और वैसा पूरा देश है, करीब करीब 60-70% ऐसी आबादी है जिसकी पहुँच नहीं है डिजिटल वर्ल्ड के साथ। वो कैसे पेमेंट करेगा? वो कैसे अपना काम चलाएगा? आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने काफ़ी डिटेल से बताया कि 60 तारीख के फैसले के बाद, या जब से पेट्रोल पे 500 नोट बंद हुआ है, करीब जहाँ यूपी में 19% था, 46% लोगों ने पेट्रोल पंप पे भी स्वैप मशीन से कार्ड से ले ली। इतनी तेज़ी से ये देश बढ़ रहा है। हम तो इस देश की जनता को धन्यवाद देंगे कि अगर मोदी जी ने अपील किया तो 1 करोड़ कुछ लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दिया, जिसका नतीजा है कि आज 21,000 करोड़ की आमदनी हुई, और 5 करोड़ लोगों को, जिस तरह से आप बैंक की लाइन की बात कर रहे हैं, इससे लंबी लंबी बड़ी लाइनें लोगों को गैस के सिलेंडर के लिए लखनऊ में, दिल्ली में और यहाँ तक कि तहसीलों में लगना पड़ता था। आज वो गैस का चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर सारा फ्री मिल रहा है। तो वो फ्री है क्या? फ्री है क्या? फ्री नहीं, वो पैसे तो फिर लिए ही जा रहे हैं किस्तों में। किसी नहीं ले जा रहे, एक पैसे नहीं ले जा रहे। गैस रिफिल के साथ ना, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 1,600 रुपया देना था, आप चाहिए न दीजिए, तो जो आपकी सब्सिडी गैस के सिलेंडर में है वो 150 रुपया हर महीने में, वो 1,600 आपका जमा होता जाएगा। अगर आप, हमने 47,000 अपने ज़िले में बांटा है, एक पैसा नहीं दे रहा है उपभोक्ता को। तो ये फ्री देने की का जो चलन है, ये राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही चलन है? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ वो चलन ठीक नहीं है कि अगर टीवी बांटी जाए। वो चलन नहीं है कि अगर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे दक्षिण भारतों में हो, आपने देखा होगा, तमिलनाडु हो मतलब, या कर्नाटका हो ना हो, वो जिस तरीके से, वो एक टेम्पटेशन है। लेकिन अगर एक गांव की गरीब महिला 8-10 से 10,000 रुपये की
चूल्हा और सिलेंडर नहीं खरीद सकती और एक वक्त का खाना बनाने में 400 सिगरेट का धुआं उसके सीने में जाता है, इसलिए गांव की महिलाएं प्रायः अस्थमा की मरीज हो जा रही। तो ये जो लाइफ की एक बुनियादी आवश्यकता है। तो ये बातें, ये जितनी योजनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, आप जब उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में आप भी चाहेंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे अपनी जनता से, तो आप ये इन योजनाओं को तो उनके पास रखेंगे? इन योजनाओं को रख नहीं रहे हैं, ये योजनाएं चल रही हैं। जब हम अपने हाथ से चूल्हा सिलेंडर किसी बहन को देते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, उनको लगता है कि कोई ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। तो जिस तरीके से आज उन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है, इसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा। अखिलेश कह रहे हैं इस चुनाव में, उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया और उस दिन कह दिया कि अब मैं तैयार हूं चुनाव के लिए। आज इस दिल्ली में 1000 किलोमीटर सारी लाइनों की दूरी मानी जाती है। अब ये बताइए, लखनऊ दिल्ली का शायद आधे से ज़्यादा ही होगा, तो अगर उस लखनऊ में 500 किलोमीटर भी मेट्रो न बनाई जाए, तब तक लखनऊ की जनता के लिए क्या उपयोगिता है। और उस मेट्रो का भी जो उद्घाटन किया 3 किलोमीटर में, उसकी बैंक गारंटी हमने लिया है। 60% हम उस प्रोजेक्ट में पैसा भारत सरकार दे रही, 40% वो दे रहे हैं। तो आप मेट्रो की योजना उनकी है कि हमारी है? तो अखिलेश लेकिन काम तो करते हैं, कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन तो लोगों के बीच में बना है। बिजली नहीं मिल रही है, काम कर रहे हैं। सड़क नहीं बन रही, काम कर रहे हैं। सड़क में किस तरीके से जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया भ्रष्टाचार में, गायत्री प्रजापति को हाई कोर्ट ने इंडिक्ट किया कि इनके खिलाफ सीबीआई हो। अखिलेश ने भी तो निकाल दिया था अपने मंत्रिमंडल, फिर ले लिया, उन्हें तो लिया। अगर आप भ्रष्टाचार के, तो अखिलेश तो चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को दूर रखें अपने से। कौन नहीं उनको करने दे रहा। अगर अब उन्होंने शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं उनके पार्टी के, तो अब तो शिवपाल का दखल है नहीं। ये जवाब प्रदेश की जनता को दे कि अगर गायत्री प्रजापति को हटाया था, तो फिर गायत्री प्रजापति को किन परिस्थितियों में ले लिया। आपने हिपोक्रेसी कही समाजवादी पार्टी में या अखिलेश की, यही आरोप आप लोगों पर लगता है दूसरे तरीके से लगाया जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोग दलित विरोधी हैं। आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए, जो बड़े दलित समर्थक हैं, जिसको मायावती जी कह लीजिए या समाजवादी पार्टी को कह लें कि बड़े गरीबों दलितों के पक्षधर हैं, आज उन्होंने अपनी मूर्तियां लगवा दी। खुद काशीराम जी की मायावती जी ने। आज लखनऊ हो, देश हो, पूरी दुनिया में संविधान का निर्माण उन्होंने किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। आज उनके लिए क्या किया? ये भी आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग दलितों के लिए काम करने के बजाय दलितों के प्रतीकों को अपना रहे हैं ताकि उसका सियासी फायदा मिल जाए। जी नहीं, आज सबसे ज़्यादा दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। थावरचंद गहलोत जी ने विधेयक किया था दलितों की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, जो हम विधेयक लेकर के आए हैं। अगर आप देखिए तो उससे उनके हक हकूक़ की हिफाजत होगी। आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें जब आप सिद्धार्थनगर में जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि देखिए आपने मुझे दिल्ली भेजा, तो सरकार वहाँ काम कर रही है यहाँ, लेकिन वहाँ की जनता टाइम मैगजीन को नहीं जानती है। वहाँ की जनता क्या जानती है, जानते हैं? उसको आप क्या कहेंगे, क्यों आप वोट दें उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में इसलिए वोट दें कि जहाँ उत्तर प्रदेश की सड़कें टूटी थी, सिद्धार्थनगर से लखनऊ जाने में पूरी रात बिताना पड़ता था, 12 घंटे। अब हमने वहाँ पे छोटी लाइन से इस भाजपा इंडिया की सरकार में बड़ी लाइन करवा के अब हमने एक गाड़ी दे दी जो 6 बजे सिद्धार्थनगर से चलती है, 9:50 पे लखनऊ गोमती नगर आती है, शाम को 5 बजे चलती है, 9 बजे वापस आ जाते हैं। अब सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज का व्यक्ति जाता, दिन में संजय गांधी पीजीआई में दिखाता, मेडिकल कॉलेज में दिखाता, सचिवालय का काम करता, हाई कोर्ट का काम करता है, अमीनाबाद हजरतगंज में मार्केटिंग करता है और शाम को घर जाके रोटी खाता है। तो आज जो केंद्र की सरकार कर रही 18,900 करोड़ खाली उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद रेल मंत्रालय ने खर्च किया। अखिलेश तो करीब हर बात में कहते हैं, वो हर दिन इस बात को कहते हैं कि 73 सांसद लेके गए, जनता ने 73 सांसद दिए और एक काम बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा काम कर दिया हो। जब वो वोट मांगने जाएंगे तब जनता पूछेगी कि इन 73 सांसदों ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति में कोई जनपद का एक गांव, पुरवा, टोला, मजरा नहीं बन रहा जिसका विद्युतीकरण न हो जाए। हर जिलों में कहीं 150 करोड़, कहीं 100 करोड़, 200। हम प्रदेश के
वो 18,000 गांव जो अभी तक बाकी थे, जो आज़ादी के बाद जिन्होंने बिजली नहीं देखी थी, वहाँ हम विद्युतीकरण करा दे रहे हैं। लोग पूछेंगे अखिलेश बाबू, मोदी जी ने तो विद्युतीकरण करा दिया, आप बिजली कब देंगे? प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना उन्होंने लागू किया। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर किसान के फसल का इंश्योरेंस हो। वो चाहते हैं अगर सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान का बने, तो एजेंसी वो नहीं तय कर पा रहे हैं। एजेंसी तय करने में क्या टेम्पटेशन है, क्या क्या चल रहा है? तो अखिलेश काम नहीं होने दे रहे हैं, रोड अटका रहे हैं जो आप काम करना चाह रहे हैं, केंद्र की सरकार जो करना चाह रही है। अरे क्या आप कह रहे हैं? आप यकीन कर लीजिए कि हर कंस्टिट्यूंसी में 2-2 हज़ार सोलर लाइट गया है बिजली विभाग से, और उत्तर प्रदेश के 70 लोकसभाओं में, या जो भी जनपद है आपके 70 जनपद है, तो मैं कह रहा हूँ 75 लोकसभा है। आज केवल 3 लोकसभा, गोरखपुर के और सीतापुर के, बांसगांव, 3 जगह केवल कलेक्टर्स ने पैसा रिलीज किया। तो अखिलेश कहते हैं हर बार ये भी बात कि हम 73 सांसद यूपी के हैं और हमें मदद चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हम विकास करना चाह रहे हैं, केंद्र की सरकार पैसे ही नहीं देती है हमको। उनको मदद चाहिए, वो भी सांसद रहे हैं। क्या एज ए मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने 73 सांसदों को कभी बैठक बुलाई? क्योंकि राजनीति के लिए ये बातें कही जाती हैं। अब मेरे बात से अगर आप संतुष्ट हो तो केवल राजनीति के लिए कही जा रहे हैं, न संतुष्ट हो तो आप कोई सवाल पूछिए। ये नुकसान हो जाता है ना कि आप एक तरफ से आप कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप राजनीति कर देते हैं, जनता का नुकसान तो हो जाता है कि वो लाइटें नहीं लग पाती हैं। ये उनसे सवाल पूछिए, विकास नहीं हो पाता। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्यों को इग्नोर करके सीधा कोई अपनी एजेंसी से काम नहीं करा सकती। राहुल जाकर के कह रहे हैं कि 27 साल यूपी बेहाल, आप कह रहे हैं कि राहुल कायर हैं। देखिए, हम कायर नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि 27 साल में वो 10 साल भी तो है जो इसमें कांग्रेस यूपी के मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो वो 10 साल कांग्रेस यूपी की सरकार थी। वो 10 साल में वहाँ से सोनिया जी और राहुल जी खुद मतलब एमपी थे। तो वो 10 साल की जो बदहाली है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है? जी, तो आप भी बता सकते हैं क्योंकि उस दौर में तो आप भी थे साथ में। हाँ, नहीं तो हम आखिर अगर वो होता तो ये सवाल हमने उनसे कई बार किया, और हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, आप यकीन करिए मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा, कि मैं कहता था 8-8 एमपी हम लोग जाते थे कि पूरे पूर्वांचल को, यूपी को, बिहार को, नेपाल को फर्टिलाइज़र देने वाला कारखाना गोरखपुर का बंद पड़ा है। वो कहते थे जगदम्बिका जी हमने कैबिनेट से डिसीजन कर दिया है और अब चलेगा। हमने 5 कारखानों का फिर से मतलब रिवाइव करने का फैसला कर लिया है। सिंदरी है और मुजफ्फरपुर का है, गोरखपुर का है, 5 बंद पड़े हैं खाने। लेकिन 5 साल में कहता रह गया, यही तो नहीं हो पाया। और इनके आने के बाद 2 साल के अंदर अभी आपने देखा गोरखपुर में फर्टिलाइज़र के कारखाने का शिलान्यास हो गया। 2 साल बाद फिर से वहाँ कम से कम 30-35 हज़ार लोगों को रोज़गार, पूरे यूपी, बिहार, बंगाल, नेपाल, असम को सबको यूरिया का खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इन्हीं वजहों से आपको आखिरकार कांग्रेस को छोड़ना पड़ा और बीजेपी का दामन था। एक वजह ये भी थी प्रमुख, लेकिन दूसरा वजह जो उनके युवा नेता हैं जिनमें अभूतपूर्व नेतृत्व करने की क्षमता है, जिनका कि सांसदों से भी कोई संवाद नहीं रहता था। मुझे लगता था कि मैं एक सांसद बना रहूं, लेकिन अगर हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में राहुल गांधी के, अगर देश की जनता की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर सकती है, जिस तरीके से जितना भ्रष्टाचार में जो मंत्री आकर में डूबे रहते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, चाहे 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे कोलगेट हो, मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा था। तो यही नेतृत्व क्या कि सुप्रीम कोर्ट तमाम सरकार के मंत्रियों को अपनी निगरानी में जांच करा रहा था। किसी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब बनने की बात है। करीब करीब रीता बहुगुणा जोशी ने भी यही बातें कही हैं जो आप वजह बता रहे हैं। एक जो वजह आपने बताया कि नेताओं से संवाद नहीं होना, आपने सवाल सुनना नहीं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस कह रही है कि 27 साल यूपी बेहाल। एक सच ये भी है कि 27 साल कांग्रेस बेहाल हो गई यूपी में खासतौर से, इसलिए 27 लगातार बाहर है। उसकी क्या वजह रही? और अब कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप यूपी के चुनाव? अभी तो कांग्रेस को कहाँ देखो, पहली बार मैंने जीवन में सुना है कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो भी है उन कांग्रेस नेताओं पे भरोसा राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, NGO पे भरोसा कर रहे हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी को कौन, हम कभी नहीं मिले, हम न जानते हैं। पीके फैक्टर या पीके फार्मूला जो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई इवेंट है क्या, पॉलिटिक्स कोई इवेंट मैनेजमेंट है क्या? शीला दीक्षित को दिल्ली से लेकर शीला जाना दीक्षित पड़ा को भेज दिया दिल्ली से। अब रिटायरमेंट के बाद अब रिटायरमेंट मैं कैसे कहूँ, अब राज्यपाल बना के भेज दी गई थी, तो हाँ, एक तरह लेकिन से एक उम्र होता है और उस उम्र के 78 बाद, की है। हाँ, अब ईश्वर करे स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, लेकिन अब इस उम्र में वो क्या संघर्ष कर सकते हैं? तो आज अगर यूपी बेहाल है तो उसके लिए यूपी के नेता कम जिम्मेदार होंगे, कांग्रेस का नेतृत्व ज़्यादा जिम्मेदार। बीजेपी के नेतृत्व की बात करना चाहता हूं आखिरी सवाल के तौर पर आपसे। उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं है अब तक सामने, कौन नेतृत्व करेगा अगर सत्ता सौंपती है बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता? नहीं, हमारी झारखंड में जब चुनाव हुआ, जब हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, तो हमने किसको चेहरा दिया था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 13 करोड़ उसमें सदस्यता है, और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आज लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो भरोसा है, तो आज हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने खुद कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, और हमारे यहाँ योगी जी और बहुत से ऐसे सांसद हैं, बहुत से ऐसे भाजपा के नेता हैं जो मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। एक नहीं, हमारे पार्टी में कई ऐसे लोग हैं। तो यही समस्या बन रही है क्या किसी एक को बिल्कुल सामने नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। आप भी तो हैं, आप खुद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जगदम्बिका पाल, हम कहीं उम्मीदवार नहीं हैं। हम सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं। और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं प्रधान होता है, संगठन प्रधान होता है। जिस दिन कैंडिडेट का फैसला होगा, उस दिन उस कैंडिडेट पे लोग मुहर लगा देंगे, और ऐसे जब कैंडिडेट पे मुहर लगा देंगे तो बहुमत के बाद हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर देगा। तो वनवास खत्म हो जाएगा बीजेपी का? उनको लगता है कि जब समाजवादी पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल पाई, तो अब ये प्रदेश क्या संभालेगी? तो खुद ही अंतर कलह से समाजवादी जूझ रही। बसपा में जब अपने पार्टी को, नेताओं को नहीं संभाल पा रही हैं, एक एक करके, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए जो नेता प्रतिपक्ष थे, ब्रिजेश पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव थे, वो अलग हो गए, जिसी तरीके से आर.के. चौधरी अलग हो गए। मैं कितने नेताओं का नाम गिनाऊं? तो अब बसपा में कोई नेता रह ही नहीं गया है, तो बसपा भी कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हवाले कर दिया एनजीओ के। तो आज इसका मतलब बीजेपी नंबर 1 पर है। चुनाव आज हो या 3 महीने बाद हो, वहाँ दीवारों पे इबारत लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव का परिणाम आएगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए, ये उम्मीद और ये रणनीति और ये तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं या फिर नोटबंदी हो, उसको बीजेपी किस तरह से देख रही है और कैसे उसको उम्मीदें हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका उसको फ़ायदा होगा। क्या होगा और कितना फ़ायदा होगा, ये तो तय जनता ही करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन आपको जगदम्बिका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी कि आप जिन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस उम्मीदों में कामयाब हों। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये था आज का बिग इंटरव्यू।